नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। सातवें आसमान पर पश्चिम बंगाल का चुनावी पारा। संकल्प पत्र जारी होने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की धुआंधार रैलियां। ममता बनर्जी भी अपनी रणनीति के साथ मैदान में तैयार। तमिलनाडु चुनाव में एआईएडीएमके नेता पलानी स्वामी का बयान। एमजीआर से ना करें विजय की तुलना। स्टालिन को भी मर्यादा में रहकर बोलने की नसीहत। विरोधियों पर लगातार आक्रामक हैं स्टालिन। शांति वार्ता से पहले अपनी अपनी शर्तों पर अड़े अमेरिका ईरान। ट्रंप का दावा, जल्द खुलवाएंगे हॉर्मुज। ईरान ने कहा, पहले लेबनान में हमले रोके इजराइल। चंद्रमा का लगाकर चक्कर लौटे अंतरिक्ष यात्री। करीब 10 दिन बाद आर्टेमिस 2 कैप्सूल की प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंडिंग। ट्रंप ने कहा, मंगल ग्रह होगा अगला मिशन। आईपीएल में आज 2 बड़े मुकाबले। सनराइजर्स हैदराबाद की पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स की दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगी भिड़ंत। और अब से थोड़ी ही देर में पश्चिम बंगाल की चुनावी फिजा में और गर्मी आने वाली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक काटवा, जंगीपुर और दिनाजपुर में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी ने इसे विजय संकल्प सभा का नाम दिया है। प्रधानमंत्री की आज की रैली इसलिए भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कल ही बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में चुनावी संकल्प को बंगाल में पूरा करने का भरोसा दिलाएंगे। पीएम की तरफ से जब चुनावी वादों और संकल्पों की बात होती है तो उसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है और ऐसे में बीजेपी ने संकल्प लिया है कि अगर बंगाल में उसकी सरकार बनी तो महिला और युवा बेरोजगारों को 3-3 हजार रुपए, अगले 6 महीने में यूसीसी, 45 दिन में 7वां वेतन आयोग, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण और घुसपैठ पर कड़ा प्रहार होगा। एक तरफ पीएम तो दूसरी तरफ अमित शाह आज बंगाल में टीएमसी की सरकार को घेरने वाले हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज बांकुड़ा और पुरुलिया में ममता और उनकी पार्टी के खिलाफ ताल ठोकेंगे। लेकिन ममता बनर्जी भी कहां खामोश रहने वाली हैं। ममता बनर्जी की भी आज उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी का वो प्रचार करेंगी। बीजेपी और टीएमसी में बंगाल की अगर बात की जाए तो सीधा मुकाबला है। एक तरफ फिर सत्ता हासिल करने की जुगत है तो दूसरी तरफ बीजेपी टीएमसी को सत्ता से उतार फेंकने के लिए हर मोर्चे पर काम कर रही है। एक तरफ अमित शाह ममता सरकार के 15 साल के कामकाज की बखिया उधेड़ते हुए नजर आती है तो दूसरी तरफ ममता की रैली जय बांग्ला से शुरू होती है और जय बांग्ला पर ही खत्म। उनका पूरा भाषण बांग्ला में होता है और निशाने पर होती है केंद्र की सरकार और चुनाव आयोग। अमित शाह कहते हैं, ममता ने मां माटी मानुष के नारे का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए किया और वो घुसपैठियों को शरण देती हैं। वहीं ममता का कहना है कि अगर बंगाल में घुसपैठ हो रही है तो अमित शाह उसे रोक क्यों नहीं पा रहे। तो बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच इस बार जबरदस्त मुकाबला है। तो चलिए एक बार समझते हैं कि दोनों ही दलों के जो घोषणा पत्र हैं आखिर वो कैसे हैं और क्या क्या जो वायदे और दावे दोनों ही पत्रों में किए गए हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो बीजेपी जिस तरह से 3,000 रुपये प्रति महीना महिला पुलिस बटालियन की बात कर रही है, नौकरी में 33% का आरक्षण है, ऐसे ही कुछ टीएमसी की अगर बात की जाए तो 1500 के मासिक भत्ते का जिक्र उन्होंने अपने पत्र में किया। और वहीं बीजेपी 3,000 मासिक भत्ते के साथ साथ चावल, आलू, आम की खेती को समर्थन दे रही है। पीएम मत्स्य संपदा में पंजीकरण, ये तमाम वायदे किए गए हैं जनता से। वहीं 30,000 करोड़ के कृषि बजट का वादा कर रही है टीएमसी। टीएमसी कह रही है कि हम ब्लॉक पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रस्तुत करेंगे। वहीं जो केंद्र की योजनाएं हैं उन्हें लागू किया जाएगा अगर बीजेपी सत्ता में आती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उत्तर बंगाल में एम्स, आईआईटी की स्थापना की जाएगी और वहीं स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार की बात टीएमसी कर रही है। वहीं सिंडिकेट राज के खात्मे की बात बीजेपी कहती है और वहीं कानून व्यवस्था को लेकर शांति को
स्थापित की जाएगी, ये दावा है टीएमसी का। वहीं भ्रष्टाचार पर दोनों ही पार्टियों का कहना है कि टीएमसी के भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और वहीं केंद्रीय एजेंसियों पर जो आरोप हैं उनकी भी जांच होगी, ऐसा टीएमसी का मानना है। टीएमसी संस्कृति के नाम पर बंगाल अस्मिता पर जोर दे रही है, वहीं भाजपा संस्कृति और की पहचान पर जोर देती हुई नजर आ रही है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास और वहीं टीएमसी अल्पसंख्यक नीति में सभी के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बात कर रही है। तो महिलाओं की अगर बात की जाए तो टारगेट करने की कोशिश है, क्योंकि एम फैक्टर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है इस बार के विधानसभा चुनावों में। वहीं कांग्रेस भी अपने लिए बंगाल में थोड़ा बहुत स्कोप देख रही है। आखिरकार जो उसकी गारंटी है वो कुछ कहती है, जरा उस पर भी गौर फरमाते हैं कि उनकी गारंटियां वहां की जनता के लिए किस तरह के दावे और वादे पेश कर रही है। महिलाओं के सम्मान के लिए 2,000 रुपये प्रति महीने की बात कर रही है कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, और साथ ही साथ उसे सुनिश्चित करने के लिए अभय नारी सुरक्षा की बात कांग्रेस यहाँ करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन जो है उसमें निःशुल्क यात्रा होगी महिलाओं के लिए, और तमाम जो महिला उद्यमी हैं उनके लिए 5,000 करोड़ रुपए का विशेष एक जो कोष है वो निर्धारित किया जाएगा, और 5 लाख से ज़्यादा जो ऋण है उसे ब्याज मुक्त कर दिया जाएगा। किसानों के सम्मान की अगर बात की जाए तो 15,000 प्रति वर्ष किसानों को देने की गारंटी दे रही है कांग्रेस अगर बंगाल में आती है। 200 यूनिट प्रति महीने निःशुल्क बिजली किसानों के सम्मान हेतु। इसके साथ साथ बेहतर खरीद प्रणाली कैसे सुनिश्चित की जाएगी उसका वायदा भी कांग्रेस अगर पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है तो वो गारंटी दे रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से प्रत्येक परिवार के लिए 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा जो है उसकी गारंटी है। जिला अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार और डायलिसिस की गारंटी भी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से कांग्रेस यहां देती हुई नजर आ रही है। वहीं युवाओं को सम्मान देने के लिए पहली कैबिनेट बैठक में सभी जो खाली सरकारी पद हैं उनको भरने का निर्णय है। सरकारी और निजी संस्थानों में इंटर्नशिप के अवसर दिए जाएंगे युवाओं के सम्मान हेतु, और स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग की सुविधा भी दी जाएगी, कांग्रेस की गारंटी है पश्चिम बंगाल को लेकर। साथ ही हर जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र को भी खोला जाएगा। तो अपने अपने दावे अपने अपने वादे हैं। अब ऐसे में जनता जनार्दन को ये तय करना है कि आखिरकार उनके जनादेश में कौन विजयी साबित होगा। चलिए, क्योंकि हम बात विजय की कर रहे हैं तो तमिलनाडु का रुख कर लेते हैं। एआईएडीएमके प्रमुख पलानीस्वामी ने एक्टर और नेता विजय को लेकर एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि विजय की तुलना एमजीआर से करना जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि एमजीआर उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ थे जब हम राजनीतिक कद की बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एमजीआर और जयललिता की जो राजनीतिक पाठशाला है वो उसके छात्र हैं। दरअसल इस बारे में चुनाव में विजय की एंट्री ने सत्ता की जंग को बेहद दिलचस्प बनाया है। विजय ने इस पूरे चुनाव को त्रिकोणीय रूप दिया, नए राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आते हैं। एक्टर होने के नाते विजय युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। ये अलग सवाल है कि क्या लोकप्रियता वोट में तब्दील हो पाएगी या नहीं। इसके अलावा पलानीस्वामी ने तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि दूसरों की आलोचना करते समय गरिमा और अनुशासन का ध्यान रखा जाए। असम के श्रीभूमि स्थित बेबीलैंड हाई इंग्लिश स्कूल पोलिंग स्टेशन पर पुनर्मतदान करवाया जा रहा है। जिला आयुक्त प्रदीप कुमार द्विवेदी ने बताया कि पुलिस सुरक्षा और प्रशासन की निगरानी में मतदान शांतिपूर्वक जारी है। उन्होंने कहा कि पिछले मतदान बाधित होने के कारण चुनाव आयोग ने यहां दोबारा मतदान करवाने का निर्णय लिया है। शांतिप्रिय रूप से चल रहा है, जैसा आप लोगों ने देखा ही है, और बहुत शांतिप्रिय रूप से पूरा वोटिंग का प्रोसेस पूरी सुरक्षा में और ऑफिशियल्स के निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है, और आशा भी यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से एकदम कड़ी सुरक्षा में मतदान संपन्न होगा। दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, बट देयर वाज बिटिएशन ऑफ पोल प्रोसेस। पोल प्रोसेस को बाधित किया गया था, इसकी वजह से कमीशन को लगा कि यहाँ पे फ्रेश पोल की आवश्यकता है, इसलिए फ्रेश पोल कंडक्ट किया गया। केरलम विधानसभा चुनाव के बाद कन्नूर जिले के विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा की घटनाओं ने राज्य को दंग कर दिया। मतदान के एक दिन बाद पय्यानूर और अन्य क्षेत्रों में अज्ञात हमलावरों ने कई घरों और कार्यालयों पर हमला किया। पय्यानूर निर्वाचन क्षेत्र में टी पुरुषोत्तमन के घर पर हमला किया गया। वहीं पुरुषोत्तमन ने कन्नूर में वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और वो
माकपा के बागी उम्मीदवार हैं। हमलावरों ने ये मानते हुए उनके घर की खिड़कियां तोड़ी और पोर्च में खड़ी उनकी कार में आग लगा दी, क्योंकि उन्हें संदेह था कि वो पूर्व सीपीएम नेता और यूडीएफ समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार वी कुन्ही कृष्णन के लिए काम करते थे। एक और घटना में कांग्रेस समर्थक रेखा के घर की बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि उसने कुन्ही कृष्णन के चुनावी ग्राफिटी को दीवार पर पेंट करने की अनुमति दे दी थी। इन घटनाओं की कड़ी में कन्नूर के मायल में IUML कार्यालय पर भी हमला हुआ, जिसमें एक समूह ने तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त किया। यूडीएफ के जिला नेतृत्व में इन हमलों के लिए सत्ताधारी माकपा को जिम्मेदार ठहराया है। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे। समाज सुधारक और महान जनसेवक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर आज राष्ट्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 1827 में आज ही के दिन जन्मे महात्मा फुले ने अपनी पत्नी सावित्री फुले के साथ मिलकर महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण काम किए। इसके साथ ही उन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत जैसी सामाजिक जो बुराइयां हैं उन्हें समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित प्रमुख सांसदों और गणमान्य व्यक्तियों ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर ज्योतिबा फुले को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी कि महात्मा फुले की 200वीं जयंती देश भर में मनाई जाएगी। इसलिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संसद भवन परिसर में एक समारोह का आयोजन सुनिश्चित किया। ये कहना है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार का, जिनसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश शाह ने खास बात की। आइए सुनवाते हैं। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के मौके पर संसद भवन परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति समेत अनेक गणमान्य लोग जो हैं वो शामिल हुए और ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। हमारे साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार जी हैं। सर, कैसे देखते हैं 200वीं जयंती महात्मा फुले की और संसद भवन परिसर में पहली बार कार्यक्रम आयोजित हुआ? पूरे देशवासियों के लिए आज बड़ा ही पावन और गौरव का दिवस है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जयंती आज पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने ऐसे विपरीत समय में समाज में गरीबों को, वंचितों को न्याय दिलाने के लिए, उनका अधिकार दिलाने के लिए समानता के साथ में उनके साथ में व्यवहार किया जाए, हर एक को जो है ना गरिमा सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। उन्होंने संघर्ष करते हुए अपना पूरा जीवन समाज के सबसे आखिरी पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए लगाया। महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले को देश में उचित सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें भी उचित सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। ये उसी दिशा में प्रयास है। हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया गया था। उसके बाद देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 200वीं जयंती 15 अगस्त पर उन्होंने लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया था कि इस वर्ष महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जयंती है और 200वीं जयंती का आयोजन पूरे देश में गरिमा के साथ में किया जाए, भव्य तरीके से किया जाए, केवल एक स्थान पर नहीं, और वर्ष भर लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ी है गतिविधियां पूरे देश में चलाई जाएं। ये कार्यक्रम संसद में जो शुरू हुआ है ये अब अनवरत हर एक साल चलेगा? हाँ, ये पुष्पांजलि का कार्यक्रम ये लगातार भी चलेगा और इस वर्ष पूरे वर्ष भर जो है ना देश के विभिन्न स्थानों पर ये है ना ये अनवरत रूप से चलने वाला है।
चलिए, बहुत शुक्रिया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार, जिनका कहना है कि 200वीं जयंती महात्मा फुले की मनाई जा रही है और प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से ये ऐलान किया था कि उनकी 200वीं जयंती देश भर में मनाई जाएगी और ये कार्यक्रम पूरे साल भर चलने वाला है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 45 गीगावाट की अब तक की सबसे अधिक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज की। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और विकसित भारत के दृष्टिकोण के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र ने इस असाधारण वृद्धि का नेतृत्व किया है, जिससे भारत स्वच्छ, हरित और अधिक आत्मनिर्भर भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। 2026 में 6.65 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता दर्ज की गई, जो कि एक महीने में अब तक की सबसे अधिक सौर ऊर्जा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से लगभग 3,98,00,000 यात्रियों ने यात्रा की। ये वित्तीय वर्ष 2024-25 के 2,97,00,000 यात्रियों की तुलना में लगभग 34% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये वृद्धि देश भर के यात्रियों के बीच तेज, आरामदायक और आधुनिक रेल यात्रा की प्रति बढ़ती प्राथमिकता को दिखाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी शुरुआत के बाद से 1 लाख फेरों के माध्यम से 9 करोड़ 1 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान की। भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को फरवरी 2019 में नई दिल्ली वाराणसी मार्ग पर लॉन्च किया गया। नई दिल्ली वाराणसी मार्ग अब तक 73 लाख से ज्यादा यात्रियों के साथ सबसे व्यस्तम मार्ग बना हुआ है। लंबी दूरी के संपर्क को और मजबूत करते हुए भारतीय रेलवे ने जनवरी 2026 में वंदे भारत स्लीपर सेवा शुरू की थी। भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम और एक्ट ईस्ट नीति के तहत म्यांमार के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग से मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय मुलाकात के दौरान कीर्तिवर्धन सिंह ने यू मिन आंग हलाइंग को राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने पर प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें एक विशेष बधाई पत्र सौंपा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत और म्यांमार न केवल भूमि और समुद्री पड़ोसी हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि महासागर नीति के तहत भारत म्यांमार के लोग जो हैं उनके विकास और कल्याण के लिए हर संभव विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल इन दिनों भूटान के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पुंगथाछू में जल विद्युत परियोजना के पावर हाउस का दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी यात्रा की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग एक महत्वपूर्ण धुरी बना हुआ है। यह सहयोग सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को और मजबूत करता है, उनकी दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करता है। साथ ही उन्होंने वांगडुए फोड्रांग जोंग की तस्वीरें पोस्ट करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक किला भूटान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अद्वितीय प्रतीक है। वहीं पारंपरिक वास्तुकला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है, बल्कि देश की आध्यात्मिक परंपराओं और ऐतिहासिक महत्व का भी सशक्त प्रतिनिधित्व करता है। वांगडुए फोड्रांग जोंग प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक अद्वितीय स्थल है, जो सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक आस्था और स्थापत्य कौशल का संगम प्रस्तुत करता है। पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति की कोशिशों के बीच वाशिंगटन और तेहरान के बीच आज इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होने वाली है, जिसका मकसद जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि 6 सप्ताह से चल रहे ईरान युद्ध को खत्म करना इसका उद्देश्य माना जा रहा है। इस युद्ध के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है, ऊर्जा आपूर्ति में बाधा पहुंची, महंगाई बढ़ी और वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी धीमी हुई। शांति वार्ता से पहले सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। इस बातचीत से पहले जो माहौल बना वो गौर करने लायक है, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों ही तरफ से बयानबाजी देखने को मिली। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौता होने पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट अपने आप खुल जाएगा, जबकि ईरान अपनी शर्तों को और सख्त दिखाई दे रहा है। ईरान का साफ साफ कहना है कि पहले इसराइल लेबनान पर हमले रोके, अमेरिका फ्रीज के फ्रंट जारी करे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उनकी अगुवाई में एक डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच रहा है। इसमें ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर समेत बड़े चेहरे शामिल हैं।
जबकि ईरानी डेलीगेशन का नेतृत्व ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाक़र गलिबफ कर रहे हैं। आर्टेमिस 2 के अंतरिक्ष यात्री करीब 10 दिन के अपने मिशन को पूरा कर धरती पर सुरक्षित लौट आए हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को ला रहे कैप्सूल ने आज भारतीय समय अनुसार सुबह करीब 5:30 बजे प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन किया है। वहीं नासा के अनुसार टीम के सदस्य पूरी तरह स्वस्थ हैं। इन सभी ने इस मिशन पर इतिहास रचा और धरती से इतनी दूर पहुंचे जहां इंसान पहले कभी नहीं पहुंचा। अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेसक्राफ्ट से पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने के बाद पृथ्वी की ओर लौटे। अपनी इस यात्रा के दौरान ये स्पेसक्राफ्ट जो है वो पृथ्वी से कई किलोमीटर दूर पहुंचा था। साथ ही अंतरिक्ष में इंसानों की तय की गई अब तक की सबसे ज्यादा दूरी है। बात आईपीएल की, जहां 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। पंजाब किंग्स का पिछला मैच बारिश के चलते वॉश आउट हो गया था। पंजाब की टीम 5 अंक के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को अपने पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। सनराइजर्स अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है। और वहीं आईपीएल में आज दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से है। ये मैच चेन्नई में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स को पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हरा दिया था। चेन्नई की टीम 3 मैच में 3 हार के साथ अंक तालिका में आखिरी स्थान पर है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स को पिछले मैच में अपने ही घर में 1 रन से हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली की टीम अंक तालिका में 4थे स्थान पर है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।